आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज रविवार है और 11 बजे हम आपके सामने एक बिल्कुल नया विषय लेकर के आए हुए हैं। आज का विषय क्या है? पिछले सप्ताह हम लोगों ने चर्चा की थी संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान क्यों बनाया जाता है। ये पूरी बहुत चर्चा किए थे संविधान पर पिछले सप्ताह। आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह चर्चा शुरू करेंगे कि संविधान संशोधन का अधिकार किसे होना चाहिए, संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए। एक तो ये विषय होगा। एक दूसरा विषय होगा हम लोगों का कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता क्या होती है, आचार संहिता क्या होती है, ये विषय भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक तीसरा विषय होगा आरक्षण। ये तीन विषय आज हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो संविधान संशोधन, ये तो हम लोग पिछली बार ही चर्चा किए थे कि संविधान की क्या रूपरेखा होती है। लेकिन संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है, इस मुद्दे पर हम लोग विचार करें। जो संविधान होता है यह कोई कालजयी तो होता नहीं है, स्थिर नहीं होता है। देश काल परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि संशोधन तो करना पड़ेगा। किसी समय की परिस्थितियों में क्या लिखा गया, आगे क्या लिखा जाना चाहिए, तो संविधान में संशोधन तो समय समय पर करना पड़ता है। यद्यपि संविधान में बहुत कम संशोधन होते हैं। संशोधन तो कानून में ज्यादा होते हैं, क्योंकि संविधान तंत्र के अधिकारों की सीमाएं निश्चित करता है। तो विशेष परिस्थिति में जब तंत्र उच्छृंखल होने लग जाए, अथवा क्योंकि तंत्र दो स्थितियों में गड़बड़ाता है। अगर संविधान बहुत टाइट हो जाएगा तो व्यक्ति उच्छृंखल हो, नहीं अगर संविधान बहुत कमजोर हो जाएगा तो राज्य उच्छृंखल हो जाएगा। और संविधान अगर बहुत कड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा। क्योंकि राज्य जो है वो व्यक्ति पर नियंत्रण के लिए है। राज्य को भी उच्छृंखल उद्दंड नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को भी उद्दंड नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में संविधान कार्य करता है। तो परिस्थिति अनुसार संविधान में कभी कभी संशोधन भी करने पड़ते हैं। संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को तो दिया ही नहीं जा सकता है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि तंत्र जो होता है वह लोक का मैनेजर होता है। तंत्र लोक का मैनेजर होता है और व्यक्ति का शासक होता है। लोक और व्यक्ति ये दोनों तो जुड़े हुए हैं। जैसे अंडा और मुर्गी, ये दोनों जुड़े हुए हैं, अंडा मुर्गी। तो उसी तरह से व्यक्ति और लोक जुड़े हुए हैं। संविधान दोनों के बीच में है।
सबसे ऊपर कौन है? लोक, व्यक्ति नहीं। सबसे ऊपर है लोक, माने समाज। समाज के बाद संविधान, संविधान के नीचे तंत्र, तंत्र के नीचे कानून, और कानून के नीचे व्यक्ति, सबसे नीचे व्यक्ति, सबसे ऊपर लोक, और लोक के नीचे संविधान, और संविधान के नीचे तंत्र। विचित्र बात है कि तंत्र ही संविधान में संशोधन कर देगा। एकदम नॉनसेंस मैं कह रहा हूं आपको, बिल्कुल ये बात ही पूरी तरह गलत है। अगर यह बात भगवान भी कहें तो गलत है, ये नेता लोग क्या कहेंगे? संविधान निर्माताओं ने मूर्खता की या धूर्तता की, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह गारंटी से कह सकता हूं कि संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को देकर पूरी तरह गलत किया है, अक्षम्य अपराध किया है। मैं ये आपको बता रहा हूं, कोई साधारण गलती नहीं की है, बहुत बड़ा ये माने ब्लंडर मिस्टेक है कि आपने संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को दे दिया, तो फिर तंत्र पर नियंत्रण कौन करेगा? भाई तंत्र के अधिकारों की सीमा कौन बनाएगा? लोक तो बना नहीं सकता है सीधा, क्योंकि लोक एक भौतिक इकाई तो है नहीं, तो लोक तो रोज रोज बैठेगा नहीं। तो लोक ने एक संविधान बना दिया, संविधान तंत्र पर नियंत्रण करेगा, और यहां तो संविधान पर ही तंत्र नियंत्रण करने लग गया। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को नहीं दिया जा सकता, और इससे भी ब्लंडर मिस्टेक इन लोगों ने ये किया कि तंत्र को अंतिम अधिकार दे दिया। एक तो यह होता है कि भाई ऐसा चलिए तंत्र को भी शामिल कर लीजिए संविधान संशोधन में, तंत्र भी शामिल हो जाए और भी कोई इकाई बन जाए, नहीं, अंतिम अधिकार। जो भी व्यक्ति यह कहता है कि तंत्र के द्वारा संविधान संशोधन करना उचित है, वह व्यक्ति पूरी तरह गलत है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो वो जरूर नेता होगा, क्योंकि कोई भी नेता को छोड़ करके कोई आदमी इस प्रकार की धूर्तता की बात नहीं कर सकता है कि तंत्र संविधान संशोधन करेगा, लेकिन हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अगर तंत्र संविधान संशोधन नहीं करेगा और लोक संविधान संशोधन के लिए बार बार बैठ नहीं सकता है, भाई लोक कोई साधारण इकाई तो है नहीं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ लोग कैसे बैठेंगे एक जगह? तो प्रश्न यह उठता है कि सिद्धांत रूप से तो ठीक है कि संविधान संशोधन में तंत्र की भूमिका नहीं होनी चाहिए, लोक की भूमिका होनी चाहिए सिद्धांत रूप से। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर एक प्रश्न उठता है कि उसका तरीका क्या होगा। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन तंत्र को तो यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। हमें कोई ना कोई अलग तरीका खोजना पड़ेगा। तो हम लोग बैठ करके जरा टटोले तो कम से कम क्या तरीका हो सकता है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं। इन तरीकों से ये हो सकता है,
जैसे एक तरीका तो सबसे आदर्श तरीका है जनमत संग्रह। संविधान संशोधन कभी कभी होता है, रोज नहीं होता है, हर साल नहीं होता है, तो 4 साल में एक आध बार संविधान संशोधन होता है। अभी तक 70 वर्षों में 100-125 संशोधन हुए हैं कुल मिलाकर के अभी तक, और पिछले 5 वर्ष में तो शायद एकाएक 2 हुआ होगा। कभी कभी होते हैं तो जनमत संग्रह हो सकता है, लेकिन एक तुरंत प्रश्न लोग कर देंगे जनमत संग्रह में तो बहुत खर्चा आ जाएगा। वैसे आजकल जिस तरह से सब तकनीकी हो रहा है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए चलिए खर्चा आएगा, और तरीका खोजे। एक तरीका और हो सकता है कि मतदाता सूची, मान लीजिए 135 करोड़ लोग हैं, मतदाता सूची में 70-80 करोड़ लोग हैं, एक अट्रैंडम कोई एक लॉटरी से एक संख्या निकाल लीजिए, एक संख्या, और उस संख्या का मतदान करा दीजिए। आप 1 करोड़ करा सकते हैं, 1 लाख करा सकते हैं, 10 लाख करा सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। तो एक अट्रैंडम संख्या, समझ गए तुम लोग ना, एक अट्रैंडम संख्या, इसको रैंडम प्रणाली बोलते हैं। एक संख्या को लगा करके और बोल दीजिए कि इस संख्या के लोग मतदान करेंगे, हो गया, जनमत संग्रह से लिखा हो गया वो। यह भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका और हो सकता है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जब हम चुनाव में, संसद का चुनाव करते हैं 5 वर्ष में, 1 वोट हम डाल दें लोकसभा के लिए, और उसी के साथ 1 वोट डाल दें लोक संसद के लिए, माने संविधान सभा के लिए, 2 वोट डाल दें। 543 लोग लोकसभा के लिए चुने जाए, 543 लोग संविधान सभा लोक संसद के लिए चुने जाए। अब ये 543 लोग जो चुने गए, ये एक तरह से सुप्तावस्था में रहेंगे। अगर कभी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो इन 543 को बुला लीजिए। ये 543 लोग ये निर्दलीय हो जाएंगे सब, इसमें दलगत भी प्रश्न मत रखिए, ये निर्दलीय हो जाएंगे 543 लोग। वेतन भी नहीं देना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनको तो साल में 1 आध बार जरूरत पड़ेगी, भत्ता दे दीजिएगा, उतना ही पर्याप्त है, ज्यादा कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छे लोग भी चुने जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई कानून में भूमिका तो होगी नहीं। ये तंत्र के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल संविधान संशोधन का कार्य करेंगे। और अगर देना चाहे तो 1-2 काम दे सकते हैं, चाहे तो, जैसे एक काम दे सकते हैं कि भाई सांसदों का, जजों का वेतन भत्ता ये लोग निर्धारित करें, जो लोक संसद होगी वो निर्धारित करेगी। अगर कोई राइट टू रिकॉल होता है किसी का, ये लोग उसकी समीक्षा कर दें। ऐसे ऐसे कुछ, मान लीजिए न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में कोई टकराव हो जाता है अधिकारों का, उस टकराव को लोक संसद निपटा सकती है। इस तरह के कुछ लोकपाल की नियुक्ति कर सकती है। इस प्रकार का कुछ, या कोई संवैधानिक मामला आ गया तो कई 2-4 काम दिए जा सकते हैं, देना चाहे दीजिए, नहीं देना चाहे मत दीजिए। लेकिन संविधान संशोधन के लिए
एक अलग से इकाई होनी चाहिए और उस इकाई के लिए एक लोक संसद का भी एक प्रस्ताव हो सकता है। एक और सुझाव हो सकता है हमारा, और वो सुझाव हो सकता है केंद्र सभा। तो आप पूछेंगे केंद्र सभा ही कहां से बीच में आ गई? तो भाई हम लोग जो ढांचा बना रहे हैं भारत के संविधान का, संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो ढांचा बना रहे हैं, उसमें एक होगी केंद्र सरकार, उसके पास केवल 5 विभाग रहेंगे, सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, न्याय। बस वित्त भी सीमित अपने जरूरत के लिए। बाकी सारा कार्य कौन करेगा? तो बाकी सारे कार्यों के लिए परिवार से जो काम नहीं संभलेगा, परिवार वाले दे देंगे गांव को, ग्राम सभा को। ग्राम सभा ऊपर दे देगी जिला सभा को, जिला सभा दे देगी प्रदेश सभा को। प्रदेश सरकार नहीं होगी, सरकार तो होगी एक केंद्र में बस। जिला सभा दे देगी प्रदेश सभा को, प्रदेश सभा दे देगी केंद्र सभा को। तो ये नीचे से क्रम से हो जाएगा इस तरह। तो एक हम लोकसभा चुनेंगे, एक तरफ से सीधा वोट के द्वारा सरकार चुन लिए। अब एक हम क्रम से धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी बनाते जाएंगे, केंद्र सभा बन जाएगी। तो आप संविधान संशोधन के लिए केंद्र सभा को भी दे सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है कि देश में जो शिक्षा शास्त्री हैं, प्राचार्य, मतलब बीए को ग्रेजुएट कहेंगे ना, ग्रेजुएट। तो बीए या बीए से ऊपर के जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों के प्रिंसिपल, सरकारी कॉलेज माने इसके कॉलेजों के, या अन्य कॉलेज को भी ले सकते हैं, उनके प्रिंसिपल चुनाव लड़ सकते हैं संविधान सभा का, और उनके प्रोफेसर्स वोट दे सकते हैं। इनके प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स को किसी राजनीतिक दल में जाने पर प्रतिबंध होगा। एक आप प्राचार्य सभा बना सकते हैं। उस प्राचार्य सभा में पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश को और शामिल कर सकते हैं। तो 100 हो गए, प्राचार्य हो जाए, 10, 5 ये लोग हो जाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए ना हों वर्तमान में, इनको भी जोड़ सकते हैं। एक प्राचार्य सभा बनाई जा सकती है, या आप एक काम और कर सकते हैं कि भाई संविधान संशोधन के लिए ग्राम सभाओं के प्रमुख, गांव वाले एक एक आदमी को चुन दें कि हमारी ग्राम सभा से एक आदमी संविधान संशोधन के लिए रहेगा, नियुक्त कर दे 5 साल के लिए, उनको आप दे दीजिए। कोई तरीका हो तो बनाइए, लेकिन संविधान संशोधन के लिए तंत्र से अलग कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात अभी जरूर आएगी कि भाई एकदम से अलग कर देंगे तंत्र को तो हो सकता है कोई दिक्कत भी आ जाए। तो उसके लिए मैंने ये सुझाव दिया है कि
तंत्र और संविधान संशोधन सभा या संविधान सभा, ये दोनों अलग अलग विचार करें। अगर तंत्र प्रस्ताव करे तो संविधान सभा विचार करे, संविधान सभा प्रस्ताव करे तो तंत्र विचार करे, और दोनों मिलकर के जिस मुद्दे पर दोनों सहमत हो जाएं तो संविधान संशोधन हो जाए, उस पर राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे जब दोनों सहमत होंगे तब। अब मान लीजिए कोई मुद्दा आ गया कि दोनों ही अड़ गए, नहीं बनी सहमति, ऐसे मुद्दे पर जनमत संग्रह हो जाए। लेकिन संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार तंत्र को नहीं दिया जा सकता है, यह मेरा पूरा पूरा एकदम से दृढ़ विश्वास है। यह पूरी तरह अप्राकृतिक है कि तंत्र ही संविधान संशोधन करे और तंत्र ही कानून बनावे, तंत्र ही पालन करावे, तंत्र ही जब चाहे तब। साहबानों वाले में क्या हुआ, न्यायपालिका ने कह दिया कि ये संविधान विरोधी है, तो इन्होंने संविधान संशोधन कर दिया, बस हो गया। तो संविधान तो इनके मुट्ठी में कैद है, और वो कैद में हमारा भगवान है। तो अब आप देख लीजिए क्या स्थिति है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की कोई भी लड़ाई अगर शुरू होगी तो वो संविधान को तंत्र के चंगुल से मुक्त कराने की होगी। और इन लोगों का सबसे बड़ा क्या है तरीका, वो मैं आपको बता देता हूं। आप कोई प्रस्ताव रखेंगे तो ये धूर्त लोग क्या करेंगे, इसमें ये कमी है, ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा आप कर देंगे तो इसमें ये हो जाएगा। अरे भाई तू प्रस्ताव दे, तो कहेगा प्रस्ताव हमारे पास रहता तब ना। तो खाली क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बस। ये एक बड़ी भारी समस्या है। तो संविधान संशोधन का तरीका क्या हो, इस पर विचार करने के लिए केवल उन लोगों को बैठना चाहिए जो संविधान संशोधन के लिए सहमत हैं। जो सहमत ही नहीं है उनसे तो चर्चा ही मत करिए एकदम, क्योंकि वो तो खाली सवाल करेंगे, उत्तर तो उनको देना ही नहीं है कुछ भी। तो सवाल तो कोई हमेशा चलाता रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें। अभी मैं आज मैं देखा हूं आज कि एक आदमी ने सीधा सीधा ये एक माने किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन पर एक आदमी ने ये प्रश्न किया कि साहब अगर व्यापारी भंडारण ज्यादा करेगा तो जब चाहे तब रेट बढ़ा देगा। तो हम कह भाई तुमको क्या दिक्कत है, रेट बढ़ा देगा तो किसान को मिलेगा ना बढ़ा करके। तो अगर व्यापारी भंडारण अधिक करेगा तो किसान को क्या घाटा है, किसान को तो फायदा होगा। तो कहे उपभोक्ता मरेगा। अरे तो किसान जिंदा रहेगा तो उपभोक्ता मरेगा, और उपभोक्ता जिंदा रहेगा तो किसान मरेगा। ये विचित्र तर्क है। अगर किसी वस्तु का दाम गिर जाएगा तो किसान मर गया, और दाम बढ़ गया तो उपभोक्ता मर गया। दूठो तो आदमी है, तो ये बिचौलिया तो खाली यही ना कहेगा। ये धंधा है इन लोगों का, बिचौलियों का। कि मैं एक आपको छोटा सा किस्सा बता दूं, एक किस्सा, वो सत्य घटना नहीं है, कि कोई नेताजी अपने बैठे हुए थे, तो नेताजी को पता चला, आया बाबू बताया कि फलाने चीज का दाम बहुत बढ़ गया है। तो नेताजी ने कहा क्रमांक 51 की विज्ञप्ति डाल दो। अब वो क्रमांक 51 की विज्ञप्ति डाल दी गई। थोड़ी देर के बाद पता चला कि तो उल्टा हो गया।
क्रमांक 51 की ये तो चीजों का दाम बढ़ रहा था, और आइए क्रमांक 51 की विज्ञप्ति में तो लिखा हुआ है कि इससे तो किसान मर जाएगा, कीमत घट जाएगी। तो नेता गलती होगी, क्रमांक 50 डालो, 51 को निकालो जल्दी, 50 वाली विज्ञप्ति डाल दो। 50 की विज्ञप्ति चली गई। उनके पास 2 विज्ञप्ति रहती है, बाढ़ आ गई तो ये 50 डाल दो, और सूखा पड़ गया तो 51 डाल दो। दोनों विज्ञप्ति पॉकेट में रखे रहेंगे। इन लोगों से बचने की जरूरत है। आप जो प्रस्ताव देंगे उनके पास काट तैयार है, प्रश्न तैयार है उनके पास। तो सबसे पहली बात तो कि इन लोगों से बचिए। पूछिए ना भाई, ठीक है ये 5 गलत है, 6वां बताओ। लेकिन संविधान संशोधन का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। ये प्रश्न क्या करेंगे? अगर आप कहेंगे कि भाई संविधान संशोधन के लिए 100 आदमी की कमेटी बना दो, 100 प्राचार्यों की, तो कहेंगे वाह, इतना बड़ा हिंदुस्तान 135 करोड़ का 100 आदमी संशोधन कैसे कर देंगे? 100 आदमी अगर बिक गए तब, 100 आदमी किसी दल के हो गए तब, 100 धूर्त हो गए तब, ठीक है भाई 100 नहीं 1 लाख कर दो। साहब आप 1 लाख कर दे। 1 लाख आदमी का चुनाव कराने में कितना खर्चा आएगा, पैसा कहां से आएगा? तो 1 लाख कर दो तो पैसा कहां से आएगा? और 100 कर दो तो कहेंगे कि 100 आदमी कैसे हो सकते हैं, इतना बड़ा काम। तो 100 में भी उनको आपत्ति है, 1 लाख में भी आपत्ति है। तो उनको तो खाली आपत्ति है ना, करना है, सुझाव तो देना नहीं है कोई। इस तरह के जो लोग हैं, बिचौलिए लोग, पेशेवर लोग जो हैं, पेशेवर नेता, इनसे बहस मत करिए। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो उससे पूछिए कि प्रश्न कर रहे हो तो उत्तर भी सोचो। जिज्ञासा है तो पूछो, और प्रश्न कर रहे हो तो उत्तर बताओ, और नहीं तो चलो भागो यहां से, बिना मतलब की बात मत करो। ये मैं आपको सावधान कर रहा हूं एकदम। तो मोटी मोटी बात यह है कि संविधान संशोधन से तंत्र को पूरी तरह बाहर होना चाहिए एक, और तंत्र को संविधान संशोधन में वर्तमान परिस्थितियों में साथ में भूमिका दी जा सकती है। संविधान सभा और तंत्र दोनों को मिलाकर के भूमिका दी जा सकती है। तीसरी बात कि संविधान संशोधन का कोई ना कोई तरीका खोजा ही जाना चाहिए, अर्थात संविधान को तंत्र की गुलामी से मुक्त होना चाहिए, कैद से मुक्त होना चाहिए। संविधान तंत्र की कैद में नहीं रह सकता। अब हम लोग विषय बदले, और विषय आता है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता तो शब्द आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन समान नागरिक संहिता अलग होती है और समान आचार संहिता अलग होती है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, समान आचार संहिता। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? व्यक्ति का जो व्यक्तिगत आचरण होता है वो व्यक्ति का आचार व्यवहार होता है, व्यक्ति का, नागरिक का नहीं। व्यक्ति का जो आचरण होता है व्यक्ति का, वह व्यक्तिगत होता है, इसे आचार कहते हैं। नागरिक का जो आचरण होता है
वो नागरिक संहिता होती है। नागरिक की संहिता जो है ये सरकार बनाती है, और व्यक्ति का आचरण कौन बनाता है? व्यक्ति का आचरण सरकार नहीं बनाती है, व्यक्ति का आचरण समाज बनाता है। समाज अलग है, सरकार अलग है। तो व्यक्ति के आचरण को समाज अनुशासित करता है, अनुशासित, शासित नहीं। तो आचार संहिता जो है वह व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है। नागरिक संहिता किसी संविधान से बनती है। आचार संहिता संविधान नियंत्रित नहीं होती है। तो नागरिक संहिता संविधान से होती है और उसको सरकार बनाती है, नागरिक संहिता को, आचार संहिता को नहीं। अगर आचार संहिता का उल्लंघन होगा, आचार संहिता का, तो आप व्यक्ति को बहिष्कृत कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते। समाज को अधिकार नहीं है कि वो आचार संहिता के उल्लंघन के लिए किसी को दंडित कर सके। सरकार का काम नहीं है ये। समाज को भी अधिकार नहीं है दंडित करने का, लेकिन समाज उसको बहिष्कृत कर सकता है आचार संहिता के उल्लंघन में। अगर नागरिक संहिता का उल्लंघन होता है तो राज्य दंडित कर सकता है। ये दोनों अलग अलग हो गए। आपको प्रश्न करना होगा तो करिएगा। आचार संहिता व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है। आचार संहिता में क्या आता है? खान पान, भोजन, वस्त्र, भाषा, आपसी विवाह, शादी, पारिवारिक संबंध, आंतरिक संबंध, ये सारे विषय आचार संहिता के हैं। ये सारे विषय नागरिक संहिता के नहीं हैं। तो आचार संहिता तो समान हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो समाज तय करेगा। हमारे परिवार की आचार संहिता अलग हो सकती है, आपके परिवार की अलग हो सकती है। हमारे गांव की आचार संहिता अलग हो सकती है किसी। आचार संहिता तो संस्कृति के साथ जुड़ती है। तो संस्कृति आचार संहिता में जुड़ती है, नागरिक संहिता में नहीं। नागरिक संहिता हर नागरिक के लिए बनती है तो समान होनी चाहिए। नागरिक संहिता कभी असमान नहीं हो सकती। राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान है। तो राज्य व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं कर सकता। राज्य धर्म के आधार पर कुछ नहीं बना सकता। राज्य का काम क्या है? समाज में दो ही वर्ग होते हैं राज्य की नजर में, एक शरीफ एक बदमाश, बस। राज्य इसके अतिरिक्त कोई भेद नहीं कर सकता। ये हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, गैर आदिवासी और जो भी महिला, पुरुष, ये जो सारे भेद हैं ना, ये सब सामाजिक हैं। ये आचरण के भेद हैं, ये समाज के भेद हैं, राज्य के नहीं। राज्य के यहाँ क्या भेद है? शरीफ और बदमाश। राज्य का काम क्या है? शराफत की सुरक्षा और बदमाशों पर नियंत्रण। इतना ही तो काम है राज्य का। और बाकी क्या काम है राज्य का? बाकी कोई काम राज्य का नहीं है। सब
समाज का काम है एकदम। ये बेमतलब के राज्य ले लिया है, शिक्षा भी ले लिया तो स्वास्थ्य भी ले लिया, तो बेमतलब का सब हो रहा है। तो राज्य के द्वारा जो नागरिक संहिता बनती है उसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद, गरीब अमीर, किसान मजदूर, व्यापारी कर्मचारी, शहर गांव, महिला पुरुष, बालक वृद्ध, कोई भेद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने मैंने आपको गिनाए इनमें किसी वर्ग में कोई गारंटी नहीं है कि उस वर्ग में सारे ही बदमाश हो या सारे ही अच्छे हो। न सारे महिलाएं अच्छी हो सकती है, न सारे पुरुष अच्छे हो सकते हैं, न सारे हिंदू अच्छे हो सकते हैं, न सारे मुसलमान अच्छे हो सकते हैं। आप ये बताइए कि भारत में बड़ी आवाज उठते रहती है, हिंदू 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 हो जाए। अरे भाई, ये बताइए कि भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू हो जाए, सब मियालों को समुद्र में डुबा दीजिए, सारे ईसाइयों को कहीं डाल दीजिए, बम फेंक दीजिए, जो कर दीजिए, सारे लोग हिंदू हो जाएं, चोरी डकैती बंद हो जाएगी क्या? बलात्कार बंद हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा मारपीट बंद हो जाएगी? कि जालसाजी धोखाधड़ी बंद हो जाएगी? शोषण बंद हो जाएगा? क्या बंद हो जाएगा? सारी समस्याएं तो जस की तस रहेंगी। एक समस्या तो एक सांप्रदायिकता खत्म होगी बस 11 में से। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि कभी भी नागरिक संहिता को असमान होना ही नहीं चाहिए। हमारे धूर्त संविधान निर्माताओं ने नागरिक संहिता और आचार संहिता का अंतर ही नहीं समझा। ना समझी में या तो हो गया या क्या हुआ पता नहीं है। संघ परिवार जो है बड़ा आगे आकर के बात करता है समान नागरिक संहिता, तो बात करेगा समान नागरिक संहिता, शब्द क्या उपयोग करेगा? समान नागरिक संहिता। और उसके साथ क्या जोड़ेगा? सारी आचार संहिता। नागरिक संहिता समान नहीं, आचार संहिता। गोहत्या बंद करो, कानून से बंद करो, मांसाहार बंद करो। संघ परिवार क्या कहता है? संघ परिवार कहता है कि जैसे हिंदुओं को एक शादी करने पर रोक है एक से अधिक, वैसे मुसलमानों को भी रोको। ये तो आचार संहिता है। कोई एक शादी करे, कोई 100 शादी करे, आपसी सहमति से करे, आपसे क्या मतलब है भाई? आप कौन होते हैं रोकने वाले इसमें? तो नागरिक संहिता क्या होगी? कोई शादी जितनी भी करे कोई हर्जा नहीं है। आचार संहिता क्या होगी? एक से अधिक शादी आप नहीं कर सकते हैं। गोहत्या बंद करो, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। गोहत्या बंद करना समाज का काम है, सरकार का काम नहीं है। तो सरकार को आचार संहिता में दखल नहीं देना चाहिए। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि भारत का मुसलमान समान नागरिक संहिता का विरोध करता है क्योंकि संघ वाले ऐसा प्रचार करते हैं। तो मूर्ख मियाँ लोग भी समझ लीजिए कि ना समझ तो होते ही है लोग।
ये तो जो विदेश वाले कह दिए बस उतना ही। इनको भारत में तो कोई, हमको नहीं लगता है कि मुसलमान लोगों में समझदारों की संख्या कोई होगी ज्यादा। समझते बूझते तो है नहीं। संघ वालों ने जो कह दिया उसका विरोध करना है बस। ये समान आचार संहिता के नाम पर नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। भाई मेरे, अगर समान नागरिक संहिता होगी तो हिंदू राष्ट्र कहां से होगा? कितनी नासमझी की बात है कि एक मुट्ठी में समान नागरिक संहिता और एक मुट्ठी में हिंदू राष्ट्र। अब हम नासमझ लोग दोनों को आगे बढ़ाते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र और समान नागरिक संहिता विपरीत अवधारणा है एकदम। कस करके विरोध करिए हिंदू राष्ट्र का। समान नागरिक संहिता चाहिए हमको। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता कुछ नहीं। भारत 135 करोड़ व्यक्तियों का देश होगा। धर्मों का संघ नहीं होगा, जातियों का संघ नहीं होगा, परिवारों का संघ होगा, गांवों का संघ होगा भारत। धर्म, जाति, भाषा का संघ नहीं होगा। एकदम साधारण सी बात है। कॉमन सिविल कोड भारत की अनेक समस्याओं का समाधान है और इसलिए कॉमन सिविल कोड को ठीक से समझने की आवश्यकता है। आचार संहिता अलग है, नागरिक संहिता अलग है। हिंदू राष्ट्र की आवाज का खुलकर विरोध करिए एकदम। कोई जरूरत नहीं है, हमको कॉमन सिविल कोड चाहिए। हमको आचार संहिता नहीं चाहिए। आचार संहिता समाज बनाएगा, परिवार बनाएगा। यह बात आप ठीक से समझ लीजिए कि आचार संहिता और नागरिक संहिता ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और इसलिए हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझना उचित होगा। गोहत्या बंद होनी चाहिए। मैं भी पक्ष में हूं कि गोहत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रसभा प्रस्ताव पारित करे। सरकार का काम गोहत्या बंद करना नहीं है। सरकार का काम शराब बंद करना नहीं है। समाज का काम है। तो खुलकर समान नागरिक संहिता की मांग उठाइए, खुल करके एकदम। तो एक ये बात हो गई। अब एक और मुद्दा बच जाता है हम लोगों का, आरक्षण। ये आरक्षण क्या होता है पता नहीं। आरक्षण विचित्र माने ये सब ये नेहरू और अंबेडकर, ये दो जो लोग थे ना, ये चालाक लोग थे मेरे हिसाब से। तो कुछ पश्चिम की किताबें पढ़ लिए और पढ़ करके बड़ा भारी विद्वान अपने को मान लिए और सारी समस्या पैदा कर दी। ये आरक्षण बहुत समस्याओं की जड़ है, बिना मतलब की बात है। हर आदमी को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करने दीजिए। आपको कोई दखल नहीं देना चाहिए किसी के मामले में। हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े। अगर कोई किसी की स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में बाधा पैदा करता है तो आप उस बाधा को दूर करने के लिए आप बनाए गए हैं। राज्य काहे के लिए है? स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में कोई अन्य व्यक्ति बाधा न पैदा कर सके। लेकिन राज्य स्वतंत्र स्पर्धा में किसी के साथ पक्षपात कर नहीं कर सकता है। राज्य को तो निष्पक्ष होना चाहिए।
ये आरक्षण क्या है? एकदम गलत है। कभी महिला आरक्षण, कभी फलाना आरक्षण। आरक्षण जो सिद्धांत बनाया गया, यह बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के लिए बनाया है। किसी भी प्रकार का आरक्षण श्रम शोषण का सिद्धांत है। महिला आरक्षण, क्या महिला आरक्षण? संसद में महिला, अरे भाई मेरे, महिलाओं की चिंता महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं, विचित्र तर्क है। गरीब की चिंता गरीब ही कर सकता है। तो भारत में जितने मूर्ख होंगे, उन मूर्खों की चिंता के लिए एक मूर्ख को रखो वहां पर कि भाई जैसे जितने विद्वान जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मूर्खों की चिंता कौन करेगा? तो मूर्खों की चिंता तो मूर्ख ही वहां जाकर के कर सकता है। तो भारत में जितने मूर्ख हैं वो सब एक मूर्ख को चुने। वारे आरक्षण, महिला आरक्षण कैसा बड़ा षड्यंत्र है। सन 50 में जब नई संविधान सभा बनी, हमारी लोकसभा, तो उस लोकसभा में 450 परिवारों का प्रतिनिधित्व था। अब 350 परिवारों का प्रतिनिधित्व है। अब महिला आरक्षण हो जाएगा तो 250 परिवारों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, क्योंकि पति चले गए जनरल कंपटीशन में, पत्नी चली जाएगी आरक्षण सीट पर। एक ही खानदान के दोनों हो गए, क्योंकि महिलाओं को तो महिलाएं हरा ही देंगी, फिर चली गई वो। सरकारी नौकरी में भी पति चले गए जनरल कंपटीशन में, पत्नी चली गई आरक्षण में। सारा लाभ का जितना भी है सारा अपने खानदान में सिमटा दो। ऐसे ऐसे खानदान आपको मिलेंगे अभी कि उनके परिवार के, किसी परिवार के 20 लोग राजनीति में, किसी के 30 लोग राजनीति में। अभी तो महिला आरक्षण, इसके बाद जब युवा आरक्षण आ जाएगा तो और 200 परिवारों तक संसद सिमट जाएगी, युवा आरक्षण हो जाएगा। कोई आरक्षण नहीं चाहिए एकदम। कई लोग कहते हैं कि आरक्षण में आर्थिक आधार बना दीजिए, मत बनाइए, कोई आर्थिक आधार नहीं चाहिए। आर्थिक आधार भी जो है वह भी श्रम शोषण का सिद्धांत है। आरक्षण हमेशा श्रम शोषण के लिए बुद्धिजीवी लोगों का शस्त्र है, और आरक्षण को लागू करने के लिए अंबेडकर और नेहरू सरीखे बुद्धिजीवियों ने षड्यंत्र किया बुद्धिजीवियों के लिए। और इसीलिए भारत के बुद्धिजीवी अंबेडकर की बहुत प्रशंसा करते हैं। मोदी जी भी अंबेडकर को माला पहनाते हैं, कांग्रेसी भी सब अंबेडकर जी को माला पहनाते हैं। अरे भाई इतना ही नहीं, मोहन भागवत भी माला पहनाते हैं। अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो बुद्धिजीवी श्रम शोषण कैसे कर पाते? अंबेडकर तो भगवान से लिखे हैं कि इन्होंने बुद्धिजीवियों को एक अधिकार दे दिया श्रम शोषण का, और इसलिए सारे बुद्धिजीवी अंबेडकर जी की प्रशंसा करते रहते हैं। एकदम गलत है। सारे आरक्षण खत्म कर दीजिए। इसलिए नहीं कि सवर्ण कर रहे हैं आरक्षण खत्म करने के लिए। सवर्ण लोग जो कह रहे हैं वो सब अलग तर्क है, बेमतलब के तर्क है। मैं आपको कह रहा हूं कि सब प्रकार के आरक्षण खत्म कर दीजिए और योग्यता अनुसार आप जाने दीजिए।
अब एक बात ये उठती है कि अगर तुरंत आरक्षण खत्म कर दिया गया तो फिर जो थोड़े से अवर्ण अगर जा पा रहे हैं नौकरी उकरी में, संसद में, ये भी खत्म हो जाएंगे। 100% सवर्ण हो जाएंगे वहां। तो क्या करना चाहिए भाई? अभी फिलहाल में सैद्धांतिक रूप से तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। व्यावहारिक धरातल पर फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए आप 2 संशोधन करिए। एक, कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य वृद्धि कर दीजिए खूब जोर से और सब आरक्षण खत्म कर दीजिए। कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। श्रम अपने आप, श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा, योग्यतानुसार लोग आगे बढ़ जाएंगे। कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि कर दीजिए, एक। और दूसरा, परिवार की संपत्ति में सबको समान अधिकार दे दीजिए, महिलाओं को भी दे दीजिए। फिर महिला आरक्षण की कोई जरूरत आपको नहीं है। परिवार की संपत्ति में सबका अधिकार बराबर हो जाए। सारे आरक्षण खत्म कर दीजिए। अगर इसके बाद भी अभी आरक्षण खत्म करने से देश में विरोध की आवाज उठ सकती है, विद्रोह हो जाएगा, लड़ा भिड़ा देंगे सब लोग, अभी तत्काल आप एक काम सुधार कर सकते हैं तत्काल में। क्योंकि अभी कृत्रिम ऊर्जा का भी मूल्य बढ़ा देंगे, बहुत विरोध, सरकार डामाडोल हो जाएगी। तो आप एक काम अभी तत्काल कर सकते हैं कि आरक्षण का लाभ जो परिवार एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका, वह आरक्षित श्रेणी में अब नहीं माना जाएगा। बस आपको आरक्षण का लाभ एक बार मिलेगा। आप नौकरी में आरक्षण ले लिए, नौकरी में ले लीजिए, या आप ये कर सकते हैं। अभी दूसरा सुझाव एक और है मेरा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग ही आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। बस वही आदिवासी हरिजन जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे, वही लोग लाभ ले सकेंगे। इतना भी कर दीजिए। मैं आपको बता दूं एक बात, जिस दिन आप ये घोषित कर देंगे उस दिन ये पूरे मीरा कुमार और ये जितने आरक्षण का लाभ ले चुके लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, आदिवासी हरिजन, ये सब कहेंगे आरक्षण खत्म करो, क्योंकि हमको तो लाभ मिलना ही नहीं है। तब खत्म करने की बात शुरू कर देंगे। यही लोग मांग करेंगे कि आरक्षण खत्म करो। सबसे पहले आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों को बाहर कर दीजिए। आप भाई अनारक्षित, क्योंकि आप हो गए गरीबी रेखा से ऊपर, तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले सब कंपटीशन करें और नीचे वालों में आदिवासी हरिजनों को आरक्षण दे दीजिए। अनेक तरह की समस्याएं सुलझ सकती हैं। ये मेरा एक सुझाव है। तो मैं आज 3 बात पर चर्चा की। कितना हो गया टाइम देखो तो 12:05। हाँ, 4 मिनट बचा है। तो मैं आज की चर्चा में आपको 2-3 बात बताया हूं। पहला, संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार तंत्र के पास नहीं हो सकता है। एक बात, संविधान संशोधन के लिए तंत्र के अलग कोई कमेटी होनी ही चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। क्या प्रश्न है कोई? तो
एक बात मैं आपको बता दिया। दूसरी बात, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को अलग होना चाहिए। 2 बात। तीसरा, आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, ये तीसरी बात। एक प्रश्न आया है मेरे पास, आरक्षण का लाभ लेने वाले परिवार को किस प्रकार माना जाएगा? क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य की शादी होने के बाद परिवार कहलाता है। नहीं, परिवार की परिभाषा बदल दीजिए। संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह परिवार माना जाएगा। संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत, और वो चाहे शादी हो चाहे मत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी परिभाषा तो ये है। लेकिन तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग अगर ये परिभाषा भी चल रही है तो चलने दीजिए। अभी इस परिभाषा के मुताबिक मान लीजिए। अभी भी तो कोई परिभाषा तो है ना, पिता पुत्र, ये इस तरह से जो परिभाषा हो। लेकिन आरक्षण जो है, ये आरक्षण तो पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, ये मेरा यह मत है। कोई अगर तात्कालिक कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, और कल 11 बजे तो फिर कल बैठेंगे ही प्रश्नोत्तर के लिए। मैं 3 बात बताया हूं आपको। पहला, संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार तंत्र के पास नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा अलग से होनी चाहिए, अलग सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की आवाज बहुत घातक है, समाज को तोड़ने वाली है, समान नागरिक संहिता के विरुद्ध है। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र का विरोध होना चाहिए। 2, और तीसरा, सब प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दीजिए। कोई प्रश्न किसी का हो तात्कालिक तो बताइए। तुम लोगों का कोई सवाल? एक प्रश्न था बाबू जी। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि अभी तत्काल में ये कर सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वाले ही जो है वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। आदिवासी हरिजन। आदिवासी हरिजन, बिल्कुल। हाँ। और जो आदिवासी हरिजन गरीबी रेखा से ऊपर है वो ओपन कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। हाँ, लेकिन इसके बाद आपने बोला कि परिवार की परिभाषा भी बदलनी पड़ेगी। तो ये परिवार की परिभाषा बदलने के बाद ये नियम लागू करें या नहीं, अभी नहीं। वो परिवार की परिभाषा बदलने में तो अभी 10 साल लग जाएगा। अभी यही परिभाषा चलने दीजिए परिवार की, जो अभी सरकार की है। अभी तो केवल एक छोटा सा संशोधन कर दीजिए कि गरीबी रेखा के ऊपर वाले गैर आदिवासी माने जाएंगे। आदिवासी और हरिजन वही माने जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे। आदिवासी, हरिजन और गरीबी रेखा के नीचे, बस। जी, ठीक। ऊपर वालों को स्वतंत्र कर दीजिए। तो ये जो ऊपर वाले जो हल्ला कर रहे हैं ना, ये फिर विरोध शुरू कर देंगे। ठीक है, और कोई बात है? खत्म करें? ठीक है, तो फिर कल 11 बजे मिलेंगे इसी विषय पर प्रश्नोत्तर सत्र में। ठीक है, नमस्कार।